हेलो वंस अगेन वेलकम टू द रेमेडियल केमिस्ट्री। आज हमारा केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था हाइब्रिडाइजेशन निकालने की ट्रिक्स और सारी ज्योमेट्रीज और सारे स्ट्रक्चर हम लोगों ने डिस्कस किए थे। फिर भी अभी भी हमारे कुछ एग्जाम्पल रह गए थे, तो मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था कि वो हम एक्स्ट्रा एग्जाम्पल जो हैं अब आज की नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज हम कुछ और एक्स्ट्रा एग्जाम्पल डिस्कस करने वाले हैं जिनका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा वहाँ से चेंज हो जाएगा, यानी कि जो ट्रिक हम लोगों ने यूज़ की थी उसके बाद अब थोड़ा सा हमें चेंज करना है, मतलब नए एग्जांपल्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टेरिक नंबर मैंने निकालना सिखाया था आप लोगों को। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, पहले उसको देखिए तो ही ये लेक्चर आप लोगों के लिए वर्थ इट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कुछ हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखे थे। फॉर एग्जाम्पल हमने चार्जेस वाले एग्जाम्पल भी सीख लिए थे, जैसे NH4 का हाइब्रिडाइजेशन निकाल के देखा था हम लोगों ने। और एक और मैं बता देता हूँ यहाँ पर H3O पॉजिटिव, एक इसका हाइब्रिडाइजेशन अभी चेक कर लेंगे हम। एक मैंने आपको सिखाया था ICl2 1 नेगेटिव, एक आज हम सीखेंगे I3 1 नेगेटिव का हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ये नया एग्जाम्पल रहेगा। और चलो पहले इनको देख लेते हैं एक बार, तो थोड़ा सा रिकॉल भी हो जाएगा। तो NH4 पॉजिटिव का हमने कैसे निकाला था, फॉर्मूला था हमारा 1/2। फिर हम लेते हैं सेंटर एटम। तो नाइट्रोजन के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, सेंटर एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेते हैं। सेंटर एटम यानी कि जो बीच में होगा, तो नाइट्रोजन बीच में होगा। नाइट्रोजन के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 होते हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर 7 होता है। तो 2 और 5, ठीक है। और 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो वैल्यू आ गई 5 + 4। अच्छा एक सेकेंड, ओके। तो 5 + 4 प्लस ऊपर से प्लस चार्ज लगाए, मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, कम कर देंगे। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, टोटल 4 आ जाएगी। तो 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन कितना है, 1 S और 3 P, sp3। तो sp3 में यूजुअली ज्योमेट्री कैसी होती है, टेट्राहेड्रल। फिर हम लोग चेक करते हैं बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। तो बॉन्ड पेयर कितने हैं, बॉन्डिंग करने कितने लोग आ रहे हैं वो देखिए। तो नाइट्रोजन से बॉन्डिंग करने आने वाले 4 लोग हैं, और वैल्यू भी कितनी आ रही है, 4। स्टेरिक नंबर भी कितना है हमारा, 4 है। तो इसका मतलब कोई भी लोन पेयर नहीं है। तो ये बिल्कुल डायग्राम हमने कहा था कि किसकी तरह होगा, जैसे CH4 का होता है। तो अगर कोई लोन पेयर नहीं है तो इस ज्योमेट्री को हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल। क्या नाम है इस ज्योमेट्री का, टेट्राहेड्रल। तो आज ये लास्ट लेक्चर होने वाला है इस चैप्टर का। फिर H3O पॉजिटिव, तो 1/2। सेंटर एटम कौन है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लास्ट में 6। फिर 3 हाइड्रोजन लगे हैं, प्लस का मतलब एक कम कर दोगे, माइनस होता तो एक बढ़ा दोगे। तो यहाँ पर भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा आपका, sp3, राइट। बॉन्डिंग करने वाले कितने लोग हैं, तो O के साथ 3 हैं बॉन्डिंग करने वाले लोग, तो आप कहेंगे बॉन्ड पेयर कितने हैं, 3 है। वैल्यू टोटल 4 है, तो लोन पेयर कितने हो जाएंगे, एक लोन पेयर होगा। तो अगर एक लोन पेयर आता है तो आप ज्योमेट्री कुछ ऐसी बनाते हो, एक लोन पेयर लगाएंगे, 3H नीचे। क्या बोलते हैं H3O पॉजिटिव को, हाइड्रोनियम आयन। नाम भी ध्यान रखेंगे जो काम के हैं। तो इसकी ज्योमेट्री को कहा जाएगा, या शेप कह सकते हैं आप, शेप कैसा कहलाता है इसका, पिरामिडल कहलाएगा। ठीक है, ICl2 1 नेगेटिव, तो 1/2। तो I के लास्ट में होते हैं 7, 2 Cl लगे हैं, -1 का मतलब एक ऐड हो गया है। तो 7, 8, 9, 10, तो वैल्यू आ गई है 5। तो 5 में मैंने हाइब्रिडाइजेशन बताया था, एक S, P तो 3 ही होते हैं, तो sp3, और एक हो गया आपका D। बॉन्डिंग करने वाले कितने लोग होंगे यहाँ पर, तो बॉन्ड पेयर कितने हैं, तो बॉन्ड पेयर है यहाँ पर आपके, टोटल वैल्यू 5 है। बॉन्डिंग करने वाले 2 लोग हैं, और लोन पेयर कितने हैं, 3 है। तो जब वैल्यू 5 आती है तो नॉर्मली जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है, एक ट्राइंगल बनाते हो, एक बॉन्ड ऊपर और एक नीचे। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और बताऊँ मैं तुम्हें, ये ट्राइंगल वाली जो लोकेशंस होती है ना, इनको बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशंस। कौन सी पोजीशन बोलते हैं इसे हम बोलते हैं इक्वेटोरियल, यानी कि अंदर वाले जो बॉन्ड्स होंगे इनको बोलोगे इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। इक्वेटोरियल, थोड़ी स्पेलिंग गलत हो गई, ठीक है, TRIAL लिखना। तो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। और ये जो ऊपर वाली लोकेशंस हैं, यहाँ पे मैंने B लिखे हैं अभी, इन पोजीशन को कहा जाता है एक्सियल। ठीक है,
और ज्योमेट्री का क्या नाम था, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, तो शॉर्ट में मैंने लिख दिया TBP। अब इस बार क्या है, हमारे पास दो लोन पेयर आए हैं, तो दो लोन पेयर हम कैसे लगाते हैं, लोन पेयर हमेशा कहाँ लगेंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन में लगेंगे, एक्सियल में नहीं लगेंगे। तो इन तीन जगहों में से ही लगा सकते हो आप, तो ये टी शेप बन जाता है। तो ये हो गया B, ये हो गया B और ये B, ठीक है। B तो नहीं है इस बार, CL लगे हैं, तो बीच में I लगाओ और बॉन्ड पे दो ही है, एक सेकेंड। तो तीन है ना लोन पेयर, तो तीनों लोन पेयर लगा दो एक्सियल पोजीशंस में, सॉरी इक्वेटोरियल पोजीशन में। तो ये तीनों इक्वेटोरियल पोजीशन में क्या आ गया, तुम्हारे लोन पेयर आ गए। ये बचे आपके दो CL। नेगेटिव चार्ज अब कॉपी में तो लिख के आना नहीं है, तो ऐसे दिखाया जाएगा स्ट्रक्चर। तो ये शेप कैसा बन गया, लास्ट में लीनियर हो गया। ये था कैसा पहला, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, लेकिन लोन पेयर आने की वजह से ये हो गया। अब लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। तो लास्ट एग्जांपल नया है हमारे लिए, ये आपने नहीं बनाया था। तो लास्ट एग्जांपल था हमारा I3 1 नेगेटिव। अब I3 1 नेगेटिव में कभी कभी डाउट होता है कि तीनों I लेने हैं। तो देखो ये I3 1 नेगेटिव क्या है ना, एक तो सेंटर एटम होगा ना, एक बीच में होगा, बाकी दो साइड में होंगे, तो बीच में एक I होगा, बाकी साइड में भी क्या होंगे, I होंगे। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, अगर मैं ऐसे लिख के देता तब आप आंसर कर सकते हो। फिर आप कहोगे 1/2। सेंटर में आयोडीन है, आयोडीन के लास्ट में 7 होते हैं। फिर दो आयोडीन लगे, अब 7 नहीं लिखना है, दो लगे हैं, -1 का मतलब एक ऐड ऑन हो गया। तो वैल्यू कितनी आ गई, तो वैल्यू आ गई आपकी 5। 5 आई है, तो हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया, sp3 हो गया। बॉन्डिंग करने वाले कितने लोग हैं, तो बॉन्डिंग करने वाले दो लोग हैं, तीन मत कहना, ठीक है। एक आई तो बीच में है ना, तो एक आई से कितने बॉन्ड बनाने आ रहे हैं, दो। तो लोन पेयर कितने हैं, लोन पेयर है 3। तो ये बिल्कुल वैसा ही बनेगा जैसे अभी ICl2 1 नेगेटिव बनाया था, ठीक है। जहाँ पे कंपाउंड हेलोजेंस और अलग अलग हेलोजेंस के बीच में बने होते हैं तो उनको बोलते हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड। जैसे अभी वाला एग्जांपल देखा था तुमने, ICl2 1 नेगेटिव, I हेलोजन है, Cl भी क्या है, हेलोजन है, ये कहलाते हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड। जैसे BrF5, ब्रोमीन भी हेलोजन, F भी हेलोजन, तो ये भी क्या कहलाता है, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स कहलाते हैं। क्लियर हो गया। अब उन एग्जाम्पल्स की तरफ आते हैं जिनमें मैंने कहा था हम ट्रिक्स को थोड़ा सा चेंज करेंगे। बहुत कम एग्जाम्पल हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मान लीजिए आपके पास हाइब्रिडाइजेशन निकालना है आपको NO2-1। तो मैंने जब फॉर्मूला बताया था आपको, तो मैंने कहा था कि क्या होता है 1/2। फिर हम वैलेंस से इलेक्ट्रॉन लिखते हैं किसके, सेंट्रल एटम के। तो जैसे यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन है, नाइट्रोजन है, तो वैलेंस से इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं हमें सेंट्रल एटम के। फिर प्लस नंबर ऑफ, क्वांटिटी लिखते हो मोनोवैलेंट एटम्स की, यानी कि वो जो कैसे बॉन्ड बनाते हैं, एक ही बॉन्ड बनाते हैं, मोनोवैलेंट ना। लेकिन इस बार कौन है, ऑक्सीजन है ना नाइट्रोजन के साथ, तो ऑक्सीजन यहाँ नहीं आ सकता, सल्फर भी नहीं आ रहा है ना, सल्फर मोनोवैलेंट तो नहीं है। तो क्या चेंज करना है फिर फॉर्मूले में, चेंज तो करना क्या है, तुम्हें ध्यान रखना है। अब नाइट्रोजन के लास्ट में 5 है। अब तुम्हें पता है फॉर्मूले में जो डबल बॉन्ड बनाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, उनको नहीं लेना है, ठीक है। जो साइड एटम है, अगर साइड एटम ऐसा है जो डबल बॉन्ड बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, तो उसे नहीं लेना है। ध्यान रखेंगे साइड एटम की बात चल रही है। हाँ, आप ये मत सोचना कि सर नाइट्रोजन को क्यों लिया, अरे नाइट्रोजन तो सेंट्रल एटम है ना, इससे पहले भी तो हमने H2O में O को भी तो लिया था ना। साइड में अगर होगा तो नहीं लेना है, क्योंकि साइड में हमें कैसे चाहिए होते हैं, मोनोवैलेंट, जो सिर्फ एक बॉन्ड बनाते हैं। तो ऑक्सीजन को छोड़ दिया आपने, -1 का मतलब एक ऐड कर देते हैं बस। तो क्या करना है, ऑक्सीजन कभी भी दिखेगा अगर साइड में तो उसे साइड कर दो। तो 1/2 और ये 6 आ गया, तो वैल्यू आ गई 3। 3 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया, sp2। अब बॉन्ड पेयर देखो, बॉन्डिंग करते टाइम काउंट करोगे, ठीक है। बॉन्ड करने वाले कितने लोग आ रहे हैं, 2 लोग आ रहे हैं, और लोन पेयर कितने हो जाएंगे, फिर एक लोन पेयर हो जाएगा। तो मैं तुम्हें इसका स्ट्रक्चर दिखाऊं। जब sp2 आता है तो बिल्कुल स्ट्रक्चर वैसा आता है जैसे तुम्हारा पंखा टंगा हुआ है छत में, ठीक है, वैसा होता है। अब एक लोन पेयर आएगा तो ऐसे लगेगा, ये लगा दिया मैंने 2 ऑक्सीजन। अब इसके बाद बॉन्डिंग लगाना तुम्हारा अपना काम है, ठीक है। एक डबल बॉन्ड लगेगा, एक सिंगल लगेगा जिसमें नेगेटिव चार्ज से बॉन्ड कंप्लीट हो जाएगा। तो इसे क्या कहोगे आप, वी शेप कहोगे,
ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं। NO3-1, वीडियो को पॉज करो और आप लोग ट्राई करो एक बार। फिर इसके बाद हम बनाएंगे SO4 2 नेगेटिव, फिर हम बनाएंगे CO3 2 नेगेटिव, सब में ऑक्सीजन है, ठीक है। फिर एक लास्ट हम ट्राई करेंगे CS2 कार्बन डाई सल्फाइड। चलो ट्राई करें। तो पहला हम बनाते हैं NO3 1 नेगेटिव के लिए 1/2, नाइट्रोजन के लास्ट में 5, ऑक्सीजन साइड में है, छोड़ दो, -1 का मतलब एक ऐड ऑन कर दो। कितनी आ गई वैल्यू? वैल्यू आ गई 3 में हाइब्रिडाइजेशन 1 S और 2 P। बॉन्ड पेयर लोन पेयर, बॉन्डिंग करने वाले कितने लोग हैं? 3 ऑक्सीजन आ रहे हैं, तो कोई भी लोन पेयर नहीं है। तो अभी जो स्ट्रक्चर बनाया था उसी में बनाओ, बस इस बार लोन पेयर मत लगाओ। ऊपर भी ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है। नेगेटिव 1 लगा है तो एक ऑक्सीजन के बॉन्ड तो कंप्लीट हो गए, एक नाइट्रोजन से बॉन्डिंग करी उसने शेयर करके, एक नेगेटिव से। अब बचे ये दो, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा। अब आ जाओ SO4 2 नेगेटिव में, तो क्या करोगे? 1/2, सल्फर के लास्ट में 6 होते हैं, ऑक्सीजन साइड में आ रहे हैं, छोड़ दो, नेगेटिव 2 हैं तो क्या कर दो? +2, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3। बॉन्ड पेयर कितना है? बॉन्डिंग करने वाले कितने लोग हैं? 4 लोग हैं, और वैल्यू भी कितनी है? 4 है, तो लोन पेयर कितने आ रहे हैं? 0 आ रहे हैं। तो ऐसे आप टेट्राहेड्रल बना दो जैसे CH4 को बनाते हो। फिर हम डबल बॉन्ड लगा लेंगे, 2 नेगेटिव हैं तो 2 नेगेटिव लगा दो, बाकी 2 में क्या लगा दो? डबल बॉन्ड O। तो कैसी ज्योमेट्री आ गई है? टेट्राहेड्रल। ऊपर कैसी थी? ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, तो मैंने प्लेनर लिख दिया यहाँ पे। क्लियर हो गया? तो मुझे लगता है कि अब कोई एग्जांपल भी बना सकते हो, कोई भी एग्जांपल तुम लोग अब बना सकते हो। तो मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ लास्ट, फिर ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जैसे हमारे पास एग्जांपल है जिनॉन, और ये जो मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ये आप जब आगे जाके एक चैप्टर और पढ़ोगे पी ब्लॉक, तो वहाँ पे नहीं पढ़ेंगे हम, ठीक है। वहाँ पर भी ये पूरा ये यूज़ होगा, तो वहाँ पर भी इसका वेटेज है और यहाँ पर भी है, तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। जिनॉन के कंपाउंड्स की बात करते हैं, तो जिनॉन बड़ा रेयर बनाते थे ना कंपाउंड, नोबल गैसेस कंपाउंड नहीं बनाते थे, फिर जिनॉन ने बना दिए, तो जिनॉन ने कंपाउंड बना दिए, तो हमें इतनी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी कि हमें जिनॉन के बने हुए कंपाउंड के बारे में पता होना चाहिए। इन सब को हम ट्राई करने वाले हैं, ठीक है। XeF4 XeF6 ले लेते हैं एक, चलो 1 बाई 1 बनाते हैं। इसमें नंबरिंग डाल देता हूँ मैं, फिर दोबारा लिखने पड़ेंगे नहीं तो। चलो तो सबसे पहला बनाते हैं 1/2। जिनॉन के लास्ट में कितने होंगे? 8 होंगे, 4 फ्लोरीन लगे हैं, तो वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। वैल्यू अगर 6 आ गई है तो हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा? हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, कितना हो गया? 4 हो गए, और 2 क्या आ जाएंगे? D, sp3d2। फिर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर बता दो। तो बॉन्ड पेयर कितने हैं? बॉन्डिंग करने वाले कितने लोग हैं? 4 लोग। और लोन पेयर कितने हैं? फिर लोन पेयर 2 हैं, बस स्ट्रक्चर बना दो, F 4F लगाओ, और एक लोन पेयर ऊपर और एक नीचे। ज्योमेट्रीज तुम्हें याद करनी पड़ेंगी, ठीक है, मैंने पढ़ा दी है, उनको यूज़ करो। याद नहीं है तो कॉपी में जब भी आप सॉल्व कर रहे हो स्ट्रक्चर बार बार चेक करो, बनाने हैं उसके बाद। हाँ, इसको बोलते हैं हम स्क्वायर प्लेनर, क्योंकि बाद वाला टाइम नहीं है तुम्हारे पास, अब एग्ज़ाम बहुत क्लोज है, तो थोड़ा सा सिंसियर हो जाओ। फिर है सेकंड, और ये कोई बच्चों के एग्ज़ाम तो है नहीं, है ना, कि चलो यार नंबर थोड़े कम आ गए, कौन नंबर पूछ रहा है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम से तुम्हें पता है, ये तो आर और पार की लड़ाई है। तुम्हें पता है कि तुमने क्या क्या दाव पे लगाया है, तो उन चीज़ों को याद रखो, ठीक है, उन इमोशंस को याद रखो। हर किसी के लिए एक अपना इमोशनल मोटिवेशन होता है, ठीक, तो उस पर्पज़ को आप ना भूलें। चाहे तो आप अपने फ़ोन पे वॉलपेपर लगा लें उसका, जो आपको मतलब रिकॉल करा दे, ठीक है। उस चीज़ के लिए आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ ऐसा, ठीक है, आप लाइफ में सेटल होना चाहते हैं, या आप बहुत डाउन फैमिली से आ रहे हैं तो आप लोगों को मतलब उस पर एकदम जिम्मेदारी है, तो उस तरह की कोई क्लिप अपने डाउनलोड करके रख लें, उसको देखा करें रोज़ एक बार, ताकि आपको एकदम बूस्ट मिले, ठीक है।
तो मोटिवेशन चाहिए भाई जब तक बढ़िया एग्जाम नहीं हो जाता। तो जिनॉन के लास्ट में हो गया 8। ऑक्सीजन देखो साइड एटम है, छोड़ दो ऑक्सीजन को। 4 F आ गए हैं, 8 4 12, तो वैल्यू आ गई है 6। तो sp3d2, 3 2 5 और 1 6। बॉन्ड पेयर कितने लोग हैं बॉन्डिंग करने वाले? 4 F हैं और 1 ऑक्सीजन है, 5 लोग हैं। तो लोन पेयर कितने होंगे? 1 होंगे। ठीक है, अब 6 वैल्यू आती है तो हमें पता है कि 6 बॉन्ड बनते हैं, लेकिन एक क्या लगाना है? लोन पेयर लगाना है। तो एक लोन पेयर कहीं भी लगा सकते हैं, ये लगा दिया हमने ऑक्सीजन, एक लगा दिया लोन पेयर। ज़्यादा कंफर्ट जोन में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, प्रॉब्लम्स आएंगी, तैयारी करो अच्छे से, तभी वो ओवरकम होंगी। अपना बेस्ट दो, उसके बाद फिर जो भी हो। ठीक है, अपनी तरफ से कोई रिग्रेशन नहीं होना चाहिए कि यार ये कर लेते वो कर लेते। और थोड़ा सा कट के रहो समाज से इस टाइम पे, ज़्यादा लोगों में इंडल्ज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना सामाजिक होगा इस टाइम पे उतना तुम्हें, और फालतू बातें नहीं सुननी किसी की, क्योंकि आप किसी की गॉसिप सुनोगे, एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ सुनोगे तो फीड होगी आपके दिमाग में। तो जितना कम आपके दिमाग के अंदर चीज़ें जाए उतना, फालतू की ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं सुननी है किसी की। चलो थर्ड पे आते हैं, Xe 8। ऑक्सीजन छोड़ दो, ऑक्सीजन छोड़ दोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। 4 का मतलब क्या हो गया? sp3। बॉन्ड पेयर कितने होंगे? कितने लोग हैं बॉन्डिंग करने वाले? बताओ, क्वेश्चन देख लो कौन सा है। XeO3, 3 लोग हैं ना बॉन्डिंग करने वाले, और लोन पेयर कितने हैं? 1 हो गया। अब तो तुम्हें याद हो गया होगा, NH3 का डायग्राम भी ऐसा ही होता है ना। तो ये O, सारे ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड ही लगेंगे। हाँ, तो ये बन गया। कैसी ज्योमेट्री बोलते हैं हम इसे हम बोलते हैं पिरामिडल। अच्छा, ऊपर वाली ज्योमेट्री का नाम नहीं लिखा मैंने, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 4। 1/2 सेंटर एटम जिनॉन है, साइड एटम कौन है? ऑक्सीजन और फ्लोरीन। 2 फ्लोरीन है, उनको लोगे, ऑक्सीजन को छोड़ दोगे, तो वैल्यू आ गई है 5। तो 5 का मतलब हो गया 1 S, 3 P और 1 D। ठीक है, तो ये बन गया आपके पास। बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे? बॉन्डिंग करने वाले कितने लोग दिख रहे हैं तुम्हें? 2 ऑक्सीजन है, 2 फ्लोरीन है, 4 लोग हैं। तो एक क्या है आपका? लोन पेयर है। तो ज्योमेट्री बना देते हैं। वैल्यू है 5 आपके पास ना, 5 में बॉन्ड कुछ ऐसे होते हैं, है ना। 3 एक ट्रायंगल बनाते हैं, एक ऊपर और एक नीचे। एक लोन पेयर आ रहा है। मैंने क्या कहा था? लोन पेयर कहाँ रखना? इक्वेटोरियल पोजीशन में, यानी कि यहाँ रख सकते हो, या फिर इसमें भी रख सकते थे आप चाहते तो। ठीक है, और यहाँ भी रख सकते हो, लेकिन ऊपर और नीचे नहीं रखोगे। अब तुम्हारे पास ऑक्सीजन और फ्लोरीन भी है ना। अब कहाँ ऑक्सीजन रखे, कहाँ फ्लोरीन? जो एक्सियल पोजीशन होती है, चलो मैं एक रूल बता देता हूँ तुम्हें। यहाँ पे लगेंगे डबल बॉन्ड। देखो, मैंने कहा आप लोगों से कि यहाँ पर 2 तरह की लोकेशंस है। अंदर वाली जो ट्रायंगल वाली लोकेशन है वो है इक्वेटोरियल, सॉरी अंदर वाली है, हाँ अंदर वाली है इक्वेटोरियल। ये लोकेशंस कैसी हैं? इक्वेटोरियल। और ये जो ऊपर वाली है और ये नीचे वाली जो है, ये कैसी होती हैं? एक्सियल पोजीशन होती है। ठीक है, एक्सियल पोजीशन में कैसे एटम रखने होते हैं? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और इक्वेटोरियल में क्या रखोगे आप? लोन पेयर। तो अभी देखो ये जो एग्जांपल है इसमें सब है। तो फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए उन्हें कहाँ रखा जा रहा है? एक्सियल पोजीशन में। और लोन पेयर आया है, लोन पेयर को हमने कहाँ रखा है? इक्वेटोरियल में रखा है। तो ये डायग्राम बनेगा तुम्हारा XeO2F2 का। अब लास्ट एग्जांपल है XeF6। XeF6 हम शायद बना भी चुके हों पहले। तो 1/2 जिनॉन के लास्ट में 8, 6 फ्लोरीन आ गए हैं, 8 6 14, तो 14 यानी कि 7। अब 7 वाला तुमने हाँ कोई एग्जांपल नहीं सुना है अभी तक। 1 S, 3 P, 2 3 D, 3 3 6 और 1 7। ये मैंने टेबल जो बनवाई थी उसमें भी नहीं बनवाया है। ठीक है, बहुत कम केस होते हैं तो हमने एक देख लिया है XeF6। अब यहाँ पे क्या होगा देखो, बॉन्ड पेयर कितने हैं? कितने लोग हैं बॉन्डिंग करने वाले? 6 लोग हैं। और लोन पेयर कितने हो जाएंगे फिर? 1 हो जाएगा लोन पेयर। अब मैं पहले इसका
अगर आपके पास स्टेरिक नंबर 7 आता है तो ज्योमेट्री क्या होगी? जैसे 6 में तो हमने ऑक्टाहेड्रल बनाया था, 7 में क्या होता है ना, एक पेंटागन बनाओ पहले। ये बना दिया तुमने एक पेंटागन 5 बॉन्ड वाला, ठीक है, ये क्या है, एक पेंटागन है। अब एक बॉन्ड लगाओ इसके ऊपर और एक बॉन्ड लगाओ नीचे, ऊपर नीचे समझ रहे हो? तो तुम ऐसे इमेजिन करो तुमने कॉपी में जब इस पेंटागन को बनाया, अब ऊपर वाले जो बी और नीचे वाला जो बी है, एक पेज में तुमने बनाया, उस पेज के अंदर घुसेड़ दो। अब इसको अपनी पेन को पेज के अंदर डाल दो, तो ऊपर वाला पोर्शन बी है और नीचे वाला पोर्शन भी क्या है, बी है, और जो आपका पेज है, पन्ना जो है वो पेंटागन है, ठीक है। तो इस तरीके से, मतलब ये तुम्हारा हाथ है, मान लो ये तुम्हारे हाथ के हाथ बने हुए हैं, हाथ में है 5 के 5, हथेली पे रखे हैं तुम्हारे, और तुमने पेन निकाल दी ऊपर से नीचे, तो एक ऊपर दिखेगा और एक नीचे। अब यहाँ तो ऐसे दिखाना पड़ेगा ना, तो इसे बोलते हैं पेंटागोनल बाइपिरामिडल। याद हो जाएगा, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। इसमें भी एंगल याद रखने की जरूरत नहीं है, 90 डिग्री और 72 75 ऐसे होगा, ठीक है। अगर इसमें लोन पेयर आ जाए, जैसा कि यहाँ पे आ रहा है, तो इसे यहाँ लगा दो, फिर बाकी ये बॉन्ड यहाँ पे एक और आ जाएगा, ऐसे ऐसा बनेगा। तो इसे बोलते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। कुछ कुछ ऑक्टाहेड्रल जैसा लग रहा है लेकिन बिगड़ा हुआ, यानी कि विकृत, तो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। तो इसके बाहर कोई भी केस और कोई भी एग्जांपल मुझे उम्मीद है कि नहीं आने वाला है। तो सारे एग्जांपल जो मैंने बना दिए हैं इनको बना लो, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में जब क्या कर रहे होंगे, इनके क्वेश्चंस कर रहे होंगे, तो वहाँ पे आपको देखेगा। तो पूरी तैयारी से देखना है वाला लेक्चर, पहले ही पढ़ लेना है, इनको रिवाइज करना है, फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस खुद से अप्लाई करने हैं, ताकि जो गलतियाँ करनी है वो यहीं कर लो, वहाँ एग्ज़ाम हॉल में गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। ओके, तो अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है अच्छा, तो अभी तक जो हम लोगों ने स्ट्रक्चर बनाए हैं ना, जिनमें भी लोन पेयर आ रहे हैं, जितने भी लोन पेयर वाले केस थे ना, वो किस थ्योरी के अकॉर्डिंग है? VSEPR थ्योरी, VSEPR थ्योरी, वेसिपर थ्योरी बोल देते थे लोग। तो इसे कहा जाता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। क्या नाम है इसका? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। इनका कहना यह है कि सबसे ज़्यादा रिपल्शन होता है लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में। अगर दो लोन पेयर किसी स्ट्रक्चर में साथ आ रहे हैं तो बहुत रिपेल करेंगे। फिर रिपल्शन होता है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में, एक जो इलेक्ट्रॉन रखता हो लोन पेयर, एक जो बॉन्ड बनाता हो। फिर सबसे कम रिपल्शन होता है बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में। ये ऑर्डर भी पूछ सकते हैं पेपर में, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, बॉन्ड पेयर मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ जिसमें स्टेरिक नंबर 4 है। तो स्टेरिक नंबर 4 में हमारे पास जो नॉर्मल ज्योमेट्री होती है वो ये होती है टेट्राहेड्रल, ठीक है। ज्योमेट्री कैसी होती है? टेट्राहेड्रल। और एंगल कितना होता है? 109.5 डिग्री, 109 डिग्री लिख लेता हूँ। जैसे ही हम NH3 का एग्जाम्पल पढ़ते हैं तो वहाँ आ जाता है एक लोन पेयर। अब सेकंड देखो, पहले लग रहा है बॉन्ड पेयर रिपल्शन, अब लग रहा है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। तो अब इसके अंदर ये वाला रिपल्शन कौन सा है? फिर अब बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। बी और बी के बीच में जो रिपल्शन है वो कैसा है? बॉन्ड पेयर। तो ये वाला रिपल्शन ज़्यादा होता है ना, यही तो कह रहा है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। तो ये जो लोन पेयर है रिपल करेंगे और बी अंदर की तरफ आ जाएंगे। बी अंदर की तरफ आएंगे तो इससे एंगल क्या हो जाता है? कम, इसलिए तो 109 से कितना हो जाता है? 107 डिग्री। दूसरा एग्जाम्पल, H2O में दो दो लोन पेयर आ गए। अब ये दोनों लोन पेयर अपने बीच में जो बहुत रिपल्शन लगाएंगे, क्योंकि लोन पेयर रिपल्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो ये फैलेंगे और ये इसको नीचे धकेलेगा, ये इसको नीचे धकेलेगा। तो इसलिए तुम देखते हो कि एंगल बहुत कम हो जाता है, 104 डिग्री था। कितना? 109। रिपल्शन की वजह से थोड़ा कम हुआ, यहाँ पर 107, यहाँ पे और कम हो गया, कितना? 104। तो इसी को बोलते हैं लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज़्यादा, फिर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। तो यहाँ से क्या समझ में बात आती है आपके? जैसे जैसे लोन पेयर इंक्रीज होते हैं, लोन पेयर इंक्रीज, तो आपके जो एंगल होते हैं वो क्या हो जाते हैं? डिक्रीज हो जाते हैं। क्लियर हुआ? अब हम बात करते हैं
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में, ठीक है। लास्ट में हम पढ़ेंगे रेजोनेंस के बारे में। ये चलो रेजोनेंस ही कर लेते हैं पहले। अब सिलेबस में आपका ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों रेजोनेंस लिए हैं, लेकिन हम यहाँ पर पढ़ेंगे सिर्फ इनऑर्गेनिक के रेजोनेंस, क्योंकि ऑर्गेनिक के रेजोनेंस में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। अगर तुमने नहीं पढ़े हैं तो यूनिट सेकंड में वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जब यूनिट 7 की वीडियोस देखोगे तो वहाँ पे पढ़ते हो ना बेंजीन वगैरह के, पढ़ने को यहाँ पढ़ सकते हैं, लेकिन वहाँ पर पढ़ने के बाद उसके एप्लीकेशंस भी होते हैं ऑर्गेनिक में, तो वहीं पढ़ने में फ़ायदा है, ठीक है। यहाँ पे इनऑर्गेनिक के रेजोनेंस से सीखो बस। अब रेजोनेंस क्या है? रेजोनेंस क्या होता है? एक ही कंपाउंड के डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो उसकी प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हो। जैसे मान लो कि तुम जो है अपने किसी टीचर से मिलते हो, या टीचर मतलब मैं तुमसे मिलता हूँ क्लास में, ठीक है। तुम मेरे पास पढ़ने आते हो और तुम मुझे देखते हो, तुम्हें एक बिहेवियर मेरा नज़र आता है, ठीक है। एक बिहेवियर तुम्हारे दिमाग में सेट होता है कि सर का नेचर ऐसा है, ठीक। तो एक प्रॉपर्टी तुम लोगों ने मुझे डिफाइन करने की कोशिश करी मुझसे क्लास पढ़ के, कि मैं क्लास में कैसे एक्ट करता हूँ, राइट। फिर तुम किसी दिन मुझे छुट्टी के दिन कहीं घूमते हुए देखते हो अपने फ्रेंड सर्कल में, तो हो सकता है कि जो मेरा बिहेवियर क्लास में था वो अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल डिफरेंट हो। थोड़ा बहुत मैच भी कर सकता है और बहुत डिफरेंट भी हो सकता है, ज़्यादातर केस में डिफरेंट ही होता है। तो तुम्हें एक प्रॉपर्टी यहाँ से पता चली, तुमने यहाँ से एक अपने दिमाग में इमेज बनाई कि सर का नेचर ऐसा है। फिर तुमने दोस्तों के साथ देखा, बाइक्स वाइक्स में घूमते हुए देखा, मान लो ऐसा, ठीक है, कि बिल्कुल मस्त चिल कर रहे हैं, ठीक है, या ट्रैक व्रैक पे जा रहे हैं, तो तुम्हें एक और प्रॉपर्टी पता चली कि यार सर का नेचर थोड़ा सा ऐसे घूमने उमने फिरने वाला और काफ़ी इंजॉय करने वाला ऐसा भी है। फिर ऐसा हो सकता है कि तीसरी प्रॉपर्टी तुम मुझे कहीं देखो किसी फंक्शन में, ठीक है, या फैमिलीज़ के साथ देखो, तो तुम्हें वहाँ एक और अलग नेचर नज़र आया। तो इससे क्या हो रहा है कि हूँ तो मैं ही, लेकिन अलग अलग एंगल से मेरी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, अलग अलग है। यानी कि सिर्फ क्लास में देखकर तुम मेरे बारे में सब कुछ नहीं बता सकते, सिर्फ मुझे एक जगह पे घूमते हुए देखकर सब कुछ नहीं बता सकते। तो अगर किसी मॉलिक्यूल के बारे में, किसी मॉलिक्यूल के बारे में उसके एक स्ट्रक्चर से सारी प्रॉपर्टी नहीं पता चलती हैं, तो अलग अलग बनाए गए स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। आई बात समझ में? अब ज़रूरी नहीं है कि हर जगह नेचर अलग अलग हो, यानी कि मॉलिक्यूल के अलग अलग स्ट्रक्चर हो सकता है कि जैसा आपने पहली बार मुझे जज किया वैसा ही बाहर भी देखा, हर जगह आप वैसा ही देख रहे हो, कोई फ़र्क नहीं लगा आपको, तो एक ही स्ट्रक्चर से सब कुछ डिफाइंड हो गया। तो इन्हीं को क्या कहते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमारे पास है ओजोन O3, तो O3 ऐसा होता है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड और ऊपर एक लोन पेयर, ज्योमेट्री कैसी बोलो? वी शेप। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं, तो आपने इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दिया कुछ ऐसा। दिखने में आपको लगेगा कि क्या ही किया है सर आपने, कुछ भी चेंज नहीं किया। अभी मैं समझाता हूँ। ये है, तो ये दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर हैं। क्यों? अगर मैं आपसे पूछता हूँ पहले वाले स्ट्रक्चर में कि मुझे 1 और 2 के बीच में बताओ बॉन्ड ऑर्डर कितना है, तो आप बोलेंगे सर बॉन्ड ऑर्डर मतलब सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है, तो आप बोलोगे बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 2 है। मैं पूछूंगा कि 2 और 3 एटम के बीच में बताओ, तो आप बोलोगे यहाँ पे क्या है? बॉन्ड ऑर्डर 1 है, यानी कि प्योर सिंगल बॉन्ड है, राइट। लेकिन सेकंड वाले स्ट्रक्चर में तुम बोलोगे 1 और 2 के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड, ठीक है, और 2 और 3 के बीच में क्या है? आप बोलोगे डबल बॉन्ड। अब जब इसका डेटा देखा गया, अच्छा मुझे ये बताओ डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है सिंगल बॉन्ड की? तो बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा होती है? सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या होती है? ज़्यादा होती है, ठीक है। अब जब हम चेक करते हैं यहाँ पर जहाँ पे डबल बॉन्ड आया है और यहाँ पे आ रहा है हमारे अकॉर्डिंग सिंगल बॉन्ड, तो होना क्या चाहिए? किसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए? जिसमें सिंगल बॉन्ड है ना। लेकिन देखा क्या गया कि O3 में सारे स्ट्रक्चर में बॉन्ड लेंथ क्या आ रही है? सेम आ रही है। मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, दो तरह के बॉन्ड लगे ही नहीं। डेटा ये कहता है कि दो तरह के बॉन्ड है ही नहीं, बॉन्ड लेंथ क्या आ रही है आपकी? सेम आ रही है। और दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़, बॉन्ड लेंथ जो है वो सिंगल बॉन्ड से, तो ये जो बॉन्ड लेंथ आ रही है वो सिंगल बॉन्ड से क्या है? कम है, और डबल बॉन्ड से क्या है? ज़्यादा है। तो सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा है और डबल बॉन्ड से
सिंगल बॉन्ड से कम है, बॉन्ड डबल बॉन्ड से क्या है ज़्यादा, मतलब वो सिंगल बॉन्ड की तरह भी नहीं आ रहा है आंसर, ना ही आंसर डबल बॉन्ड की तरह आ रहा है, उसके बीच में आ रहा है। मतलब बॉन्ड ऑर्डर 1 भी मैच नहीं हो रहा है, 2 भी मैच नहीं हो रहा है, बॉन्ड ऑर्डर कैसा लग रहा है 1.5। आई बात समझ में? तो इसलिए ज़रूरत पड़ी रेजोनेंस की। अब ऊपर वाले स्ट्रक्चर से तुम आइडिया ले सकते हो, ठीक है। अब मैं थोड़ी देर के लिए चीज़ें सारी हटा देता हूँ यहाँ से। तो बात ये है कि जब मैंने दोनों स्ट्रक्चर बनाए, दोनों में फ़र्क इसीलिए है क्योंकि पहला वाला स्ट्रक्चर कह रहा है कि 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, दूसरा स्ट्रक्चर कह रहा है 1 और 2 के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो चलिए हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले लिखो 1। हम बॉन्ड ऑर्डर किसके बीच में निकाल रहे हैं, इसके बीच में, 1 और 2 मॉलिक्यूल के बीच में, यहाँ भी 1 और 2 के बीच में, यानी कि सिंगल बॉन्ड है डबल बॉन्ड है क्या है। देखने से तो यहाँ डबल लग रहा है, यहाँ सिंगल लग रहा है, दो दो तो हो नहीं सकते। तो क्या करो, एक बॉन्ड तो फिक्स है ना, पहले डबल था बाद में सिंगल है, सिंगल बॉन्ड तो जिंदा रहेगा ना, एक तो रहेगा ही, तो एक आपने फिक्स कर दिया। फिर एक बॉन्ड यानी कि जो डबल वाला है वो 2 लोगों में शेयर हो रहा है, एक जो डबल बॉन्ड है वो कितने लोगों में शेयर हो रहा है, 2 जगह में। तो कितना आया बॉन्ड ऑर्डर फिर 3/2। इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है 1.5। तो इसका जो सही स्ट्रक्चर है वो क्या है कि आप ऐसे बनाएंगे कि सर यहाँ पे जो है ना सिंगल बॉन्ड फिक्स है, जितना डबल बॉन्ड का नेचर ये रखता है उतना ही डबल बॉन्ड का नेचर ये भी रखता है, इसलिए दोनों की बॉन्ड लेंथ क्या आ रही है, सेम, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर भी क्या है, सेम है। आगे बात समझ में? चलो नेक्स्ट देखते हैं। ऐसे ही हमारे पास है CO3 2 नेगेटिव। तो तुमने CO3 2 नेगेटिव बनाया, इससे सवाल कैसे हो सकता है कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, तो ये है। अब कितने बन सकते हैं इसके, अभी तुमने डबल बॉन्ड कहाँ लगाया है 1 और 2 पे, इसको मैं 3 बोल देता हूँ, इसको 4। तो अभी आपने डबल बॉन्ड लगाया है 1 और 2 के बीच में, एक बार कहाँ हो सकता है 1 और 3 के बीच में, एक बार कहाँ हो सकता है 1 और 4 के बीच में। तो टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। बॉन्ड ऑर्डर कितना निकलेगा सबका, आप कहोगे सर एक बॉन्ड फिक्स है, एक पाई बॉन्ड यानी कि डबल बॉन्ड कितनी जगह शेयर हो रहा है इस बार, 3 जगह। तो कितना आ गया 4/3, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 1.33। सीखना है बॉन्ड ऑर्डर, हाँ MOT से भी हम बॉन्ड ऑर्डर सीखेंगे। फिर है तुम्हारे पास बेंजीन, डबल सिंगल डबल। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, ये डबल सिंगल और ये डबल, ठीक है। तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, क्या करोगे 1/2 कहाँ से याद आ गया मुझे, एक बॉन्ड फिक्स, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर निकाल लें हम, एक बॉन्ड फिक्स हो गया, कितने पाई बॉन्ड है 3 पाई बॉन्ड कितनी लोकेशन में शेयर हो रहे हैं इस बार 6। तो ये आ गया 1 + 1/2 यानी कि 3/2, यानी कि सब जगह बॉन्ड ऑर्डर कितना है 1.5 है, ना ही पूरा डबल बॉन्ड है ना ही सिंगल बॉन्ड। इसीलिए तो बेंजीन के अंदर आप क्या दिखाते हो, रिंग दिखाते हो, इसका मतलब ये डबल बॉन्ड घूम रहा है। बन जाएंगे स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। कुछ और अच्छे एग्जाम्पल देखते हैं। तो एक एग्जाम्पल आप लोग ध्यान रखेंगे, NO2, मतलब स्ट्रक्चर देख लेते हैं कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है नहीं बन रहा। तो NO2 कुछ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होती है, कुछ ऐसे बनता है, ठीक है। तो हो क्या रहा है, नाइट्रोजन के लास्ट में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, 2 आपने राइट वाले को दे दिए, 2 इसको दे दिए, अब इसे भी 2 दे दिए, तो नाइट्रोजन ने 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए, एक बच गया है, तो इसको बोलते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। याद कर लो, पेपर में सवाल आ जाता है, इनमें से पहचानना हो सकता है कि ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज कौन सी है। ऐसे ही एक स्ट्रक्चर याद रखो N2O का, तो N लगाओ, फिर N लगाओ, फिर O लगाओ, तो ये है हमारे पास N2O। अब तुम्हें पता है कि N को 3 बॉन्ड बनाने होते हैं मिनिमम, तो ये मैंने बना दिया यहाँ पर एक ट्रिपल बॉन्ड। तो N और N का तो कंप्लीट हो गया, बचा O, इसको क्या देना पड़ेगा फिर हमें, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये स्ट्रक्चर इसका बन जाएगा। दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो इसका एक स्ट्रक्चर ये भी बन सकता है कि आप N पे पॉजिटिव लगा दें और इस पर नेगेटिव लगा दें, ये भी इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में डबल हेडेड एरो लगाते हैं। तो इस तरीके से आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। क्लियर हो गए? तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं। और एक आयन और याद रखो, इसको बोलते हैं एजाइड आयन। क्या बोलते हैं इसे, एजाइड आयन। तो N N और ये N, एक नेगेटिव है, नेगेटिव लगा दिया।
अब जिस पे नेगेटिव लगाया है उस नाइट्रोजन के 2 बॉन्ड कंप्लीट हो चुके हैं, एक और कर दो, तीनों हो गए कंप्लीट। बीच वाले नाइट्रोजन के भी 3 बॉन्ड कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब क्या करें फिर, अब ये वाले नाइट्रोजन का क्या करें, तो यहाँ पे एक और बढ़ाओ, तो यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव और यहाँ आ जाएगा नेगेटिव, तो ये एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये आपका कहलाता है एजाइड आयन। तो अब बस हमारे पास बचता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। एक टॉपिक आपका LCOA करके है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ये मैंने बता दिया है। कब बताया? जब मैंने सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड समझाया है ना। तो लीनियर कॉम्बिनेशन तो हुआ था एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहाँ पे, हेड टू हेड ओवरलैपिंग के बारे में समझाया था ना। बेसिकली लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से हमें हाइब्रिडेशन निकालने आते हैं, लेकिन मैंने सबका निचोड़ तुम्हें ट्रिक बता दी है पेपर में, क्योंकि सवाल बस वही बनते हैं, क्योंकि थ्योरी थोड़ी लिख के आनी होती गई। सिलेबस तो इन्होंने उसका दिया हुआ है ना ग्रेजुएशन का पूरा, तो वैसे के वैसे छापे हुए हैं सीधे सीधे उठा के कि ये भी पढ़ लो ये भी पढ़ लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो अब हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी के बारे में। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, MOT, ठीक। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी क्या है? तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो इसे समझने के लिए हमें समझना होगा कि VBT हमें क्या नहीं समझा पाई। लिमिटेशन ऑफ VBT। VBT की लिमिटेशन ये थी कि उनका कहना ये था कि वही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं जो कैसे होते हैं, अनपेयर्ड होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करेंगे। दूसरा, इन्होंने कहा था कि सिर्फ वैलेंस शेल, तभी तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ही इन्वॉल्व होंगे। और तीसरा इन्होंने कहा था, इन्होंने मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं बताया कि पैरामैग्नेटिक होगा या डायामैग्नेटिक, यानी कि मैग्नेटिक बिहेवियर में जो मॉलिक्यूल है वो कैसे बिहेव करते हैं। ऊपर के दो नहीं भी याद रखोगे तो चल जाएगा, लिमिटेशन तो ये है नीचे वाली कि मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में नहीं बताया। तीसरा, चौथा जो है ये बॉन्ड ऑर्डर का सही आइडिया नहीं दे पाए, वो हम यहाँ से निकालने वाले हैं। पांचवा, ये स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है, तो ये स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताते हैं। आगे जाके जब हम हायर क्लासेस में पढ़ते हैं इसको तो हम ये भी समझ पाते हैं कि हायर क्लासेस लिख दिया मैंने, कि ये कलर के बारे में भी नहीं बता पाते हैं, जबकि MOT से कलर के बारे में भी आइडिया आ जाता है। तो VBT MOT सॉरी हमें क्या क्या बताने वाला है? पहली बात तो यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं, कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व होने वाले हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे। इन्वॉल्व मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी कि एटम्स के ऑर्बिटल मिलेंगे और मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल बनेंगे। दूसरा, ये थ्योरी बेस्ड है कौन से कैरेक्टर पे? वेव कैरेक्टर पे, यानी कि ये वेव नेचर मानती है, जबकि ये वाली थ्योरी क्या नेचर मानती है? पार्टिकल नेचर मानती है, ठीक है। इससे हमें क्या पता चलेगा? इससे हमें पता चलेगा बॉन्ड ऑर्डर। जैसे अभी एक ट्रिक मैंने सिखाई थी बॉन्ड ऑर्डर निकालने की, फॉर्मूले वगैरह स्ट्रक्चर से ना, हाफ करके जो अभी निकाल रहे थे हम, यहाँ से भी हमें निकालना सीखेंगे। और ये मैग्नेटिक बिहेवियर बताएगा हमें कि कोई मॉलिक्यूल या कोई गैस कैसा है, मैग्नेटिक फील्ड में उसका बिहेवियर कैसा होगा, अट्रैक्ट होगी या रिपेल होगी। जैसे आयरन है, मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, उसका अट्रैक्ट होगा, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक बिहेवियर पता चलेगा, और स्टेबिलिटी भी हमें यहाँ से पता चलेगी कि कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो ये बातें हमें यहाँ से पता चलेंगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में अगर आपके पास कौन सा ऑर्बिटल है? S ऑर्बिटल है, सिर्फ S और P ऑर्बिटल ये इन्वॉल्व कर पाती है। तो अगर आपके पास S ऑर्बिटल है तो ये रहा एक S ऑर्बिटल, ये दूसरा S ऑर्बिटल,
इनका कहना ये है कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आते हैं, वेव के फॉर्म में आते हैं, तो दो कंडीशन हो सकती हैं। अगर दो वेव तुम्हारे पास आ रही है, एक वेव ये है और दूसरी वेव ये है, ठीक है, ऐसे चल रही है आगे। अब इन दोनों वेव को जोड़ने की दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक, ये दोनों वेव ऐसे मिले कि ये मिलके एक बड़ी वेव बना दें, है ना। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये ऐसे मिले कि एक वेव जब ऊपर जा रही है तो दूसरी वेव नीचे आ रही है, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, तो छोटा कर देंगे एक दूसरे को, या फिर पूरा बराबर आ गया तो ज़ीरो ही कर देंगे। तो ऊपर वाले से बॉन्डिंग फेवर होती है, जो ऊपर वाला है वो अच्छा है, मतलब उससे फ़ायदा होगा, तो वो किसको फेवर करते हैं, बॉन्डिंग को फेवर करते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव और नीचे वाले को बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव, ठीक है। तो ऊपर वाला फेवर करेगा, नीचे वाला अनफेवर है, ठीक है। तो ऊपर वाले को बोलते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो जब बॉन्डिंग होगी तो ऊपर वाली सिचुएशन होती है, जब बॉन्डिंग नहीं होती है, जो चीज़ें ख़राब करती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एंटी बॉन्डिंग। तो ये वेव के हिसाब से इन्होंने समझाया। तो देखो मैंने पहले ले लिया ये 1s ऑर्बिटल किसी का, ये दूसरे का 1s ऑर्बिटल। अब इन दोनों को मिलाओ तो दो कंडीशंस बनेंगी, एक सही वाली कंडीशन, तो जब दोनों s को मिलाओगे, अब एस एस ओवरलैपिंग से कौन से बॉन्ड बनते हैं बोलो, अब देखो काम आएगी ना नॉलेज। जब s और s ऑर्बिटल, चलो इसको हटा देता हूँ मैं, जब आप s और s ऑर्बिटल लाते हो, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, तो कौन से बॉन्ड बनते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। आप एक s ऑर्बिटल लाए, आप दूसरा s ऑर्बिटल लाए, तो कैसे बॉन्ड बनते हैं, सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पर भी मैंने s और s को मिलाया, तो आप बोलेंगे सिग्मा। कौन से s थे, 1s। अब जैसे मैंने अभी वेव में दिखाया, दूसरी पॉसिबिलिटी भी है जो ख़राब है। तो s और s मिलेंगे, एक सिग्मा बनेगा, उसमें लगाते हैं हम स्टार या एस्ट्रिक बोलते हैं वैसे इसे, सिग्मा एस्ट्रिक 1s। तो नीचे वाला फेवर वाला बॉन्ड है, जिसको हम क्या बोलेंगे, बॉन्डिंग ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल है, तो क्या बोलेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। अभी तो मैं डिटेल में लिख रहा हूँ, फिर शॉर्ट कर देंगे इसको। क्या लिखेंगे इसे शॉर्ट में, BMO। और ऊपर वाले को क्या लिखेंगे, ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर हुआ। एग्जाम्पल बना के देखें यूज़ कैसे करना है। तो एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे आपको बनाना है H2 मॉलिक्यूल, इसके बारे में क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, फिर मैं वो आपको बताता हूँ। H2 मॉलिक्यूल, तो H2 मॉलिक्यूल के बारे में जब आपसे पूछा जाएगा, तो हमारे पास है H2 मॉलिक्यूल। तो H2 मॉलिक्यूल में हमारे पास दो H हैं, ये पहला H, ये दूसरा H। पहले H का कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s1, दूसरे का भी 1s1। अब ऑर्बिटल बनाते हैं। तो ये लीजिए सर, हमने बना दिया 1s1, एक इलेक्ट्रॉन। दूसरा एटम भी अपना एक ऑर्बिटल लेके आएगा, किसके अंदर रख के लाएगा, थैले के अंदर, ऑर्बिटल के अंदर। तो ये रहा 1s1। अब दोनों मिलेंगे, तो दोनों मिलेंगे तो दो कंडीशंस होंगी, या तो प्यार मोहब्बत होगी या फिर लड़ाई होगी, ठीक है। तो नीचे जब s और s मिलेंगे तो इसे बोलेंगे हम सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा 1s, ऊपर एंटी बॉन्डिंग, तो सिग्मा 1s, सिग्मा एस्ट्रिक 1s, ठीक है। अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, यहाँ पे भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। तो टोटल इलेक्ट्रॉन तो दो ही है ना, तो दो इलेक्ट्रॉन भरो। इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका वही रहेगा जैसे हम आज तक भरते आए हैं, पहले नीचे के ऑर्बिटल भरे जाएंगे तब ऊपर। तो टोटल इलेक्ट्रॉन दो हो गए, तो दो के दो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, नीचे। तो ये बन गया। अब हमें साइड से कोई मतलब नहीं, हमें बीच वालों से मतलब है। यानी कि अगर मैं कहूँ से आपसे कि H2 मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो आप लिखोगे सिग्मा 1s, कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उसमें, 2। फिर उसके बाद उससे ज़्यादा एनर्जी किसकी है, सिग्मा एस्ट्रिक की, लेकिन अभी वहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। ये होता है मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन। पहला सवाल यही होता है कि आपको ऐसे कॉन्फ़िगरेशन लिख के दे देंगे, आपको पहचानना होगा किसका है या ऑर्डर सही है नहीं है, ठीक है ना। तो ये हुआ। अब इससे क्या क्या पता चल रहा है, पहला निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स।
तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो नीचे वाले कैसे हैं आपके बॉन्डिंग वाले हैं, तो 1/2, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2, ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो एंटी बॉन्डिंग कितने हैं 0, तो कितना आ गया 1। तो आपको पता चल गया यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना है 1। पहली बात, स्टेबल है या अनस्टेबल, अगर आपकी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है एंटी बॉन्डिंग से तो मॉलिक्यूल आपका एग्जिस्ट कर सकता है, यानी कि वो कैसा है स्टेबल। फिर मैग्नेटिक बिहेवियर, अगर इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं पेयर्ड हैं, जोड़ों में हैं, जोड़े बने हुए हैं, ठीक है, तो क्या बोलते हैं उसे डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक वो कंपाउंड होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं, दूर हटते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, आपको साइड से कोई मतलब नहीं है, बीच वालों को देखना है बस अब। तो आपको दिख रहे हैं दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, पेयर्ड हैं, तो आप बोलेंगे डायामैग्नेटिक। तो ये बातें हमें यहाँ से पता चल गई। एक और एग्जांपल देखते हैं, फिर कुछ बड़े एग्जांपल भी देखेंगे, फिर ट्रिक पाएंगे। अब जैसे तुम्हें बनाना है मान लीजिए हीलियम-2, इसको बना के देखते हैं। आप जानते हैं हीलियम को तो हम खाली H ही लिखते हैं, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इसे थ्योरी से कैसे समझाएगी। तो आपने लिखा ये एक हीलियम और ये दूसरा हीलियम। अब आपने हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखा 1s2, यहाँ पर भी कितना 1s2, तो एक डब्बा बनाओ 1s2 वाला, एक दूसरे वाले के लिए 1s2। अब इन दोनों को कंबाइन करो तो वही 2 पॉसिबिलिटीज़ होंगी, एक बॉन्डिंग बनाएगा, एक फेवर करेगा, एक फेवर नहीं करेगा। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करो कितने हैं इस बार, 4 इलेक्ट्रॉन है टोटल। तो भरना शुरू करो नीचे से, तो 1 2, अब तो ऊपर आना पड़ेगा 3 4, नीचे वाले को क्या बोल रहे हो सिग्मा 1s, ऊपर वाले को क्या बोल रहे हो सिग्मा एस्ट्रिक या सिग्मा स्टार 1s। तो सबसे पहला काम क्या लिखो, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखो। क्या कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है इसका, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे सिग्मा 1s में, कितने 2, फिर उससे ज़्यादा एनर्जी ऊपर की तरफ एनर्जी बढ़ रही है, सिग्मा एस्ट्रिक इस बार उसमें भी कितने हैं 1 इलेक्ट्रॉन। तो पहला काम तो हो गया कॉन्फ़िगरेशन। अब मैग्नेटिक बिहेवियर बताओ, क्या सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, जी हाँ सर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं। तो आप बोलोगे कैसा है ये, डाया मैग्नेटिक है, ठीक है। अब निकालो बॉन्ड ऑर्डर, तो क्या फॉर्मूला था 1/2 बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, तो बॉन्डिंग भी 2 है, एंटी बॉन्डिंग भी 2 है, वैल्यू तो कितनी आ गई, ये क्या हो गया मोए मोए हो गया, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 0। इसका मतलब क्या है, इनके बीच में बॉन्ड है ही नहीं, तो ऊपर की दोनों बातों का कोई मतलब अब नहीं रह जाता। आप कह रहे हो बॉन्ड ऑर्डर है ही नहीं, यानी कि हीलियम और हीलियम का बॉन्ड कभी बनेगा ही नहीं। जब बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाए तो मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं हम, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। इस तरीके से MOT समझाती है इसके मॉलिक्यूल को। अब एक और एग्जांपल देखते हैं इसमें, फिर हम नए बड़े पी वाले ऑर्बिटल बनाएंगे, ठीक है। अगर तुम्हारे पास होता है Li1 पॉजिटिव, Li2 1 पॉजिटिव, ठीक है, लिथियम लिया है मैंने इस बार, तो बना के देखते हैं। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, तो 1s2 2s1, ऐसे ही दूसरा लिथियम 1s2 2s1। अब आपको नज़र आ रहा है कि 2 लिथियम है, उन पे पॉजिटिव चार्ज लगा है, तो पहले मैं न्यूट्रल बनाता हूँ, थोड़ी देर के पॉजिटिव को छोड़ दो। इसका 1s और इसका 1s ये ओवरलैपिंग करने आएंगे, ये अपना 1s लेकर आएगा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए हैं, ये अपना 1s लेकर आएगा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन बैठे हैं। जब ये दोनों मिलेंगे तो एक कंडीशन फेवर करेगी, एक कंडीशन नहीं करेगी। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन भर दो 1 2 3 4, तो ये हो गया सिग्मा 1s और ये हो गया सिग्मा एस्ट्रिक 1s। क्लियर हुआ। अब 2s1 और 2s1 को ओवरलैप कराओ, तो 2s हो 1s हो 3s हो, ऐसे है तो ऐसी ना, तो SS ओवरलैपिंग से तो हमेशा कैसे बॉन्ड बनते हैं, सिग्मा बॉन्ड ही बनते हैं।
ठीक है। और MOT को पढ़ने के लिए आपको शायद लेक्चर को 2 से 3 बार भी देखना पड़ सकता है। हाँ, तो 2s1 2s1 एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दिया, दो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2। तो ये बना दिया आपने स्ट्रक्चर। अब मैं इसका Li2 का कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूँ। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरा गया? सिग्मा 1s में। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। सिग्मा 1s से ऊपर किसकी एनर्जी है? सिग्मा एस्ट्रिक 1s, उसमें भी कितने? 2। फिर उससे ऊपर किसकी एनर्जी है? ये भी सिग्मा है, लेकिन ये 2s वाला है। सिग्मा 2s, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। इसके बाद कौन आता? सिग्मा एस्ट्रिक 2s, लेकिन उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 0। तो ये तो हो गया कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन हमारे पास जो सवाल था वो Li2 नहीं था, क्या था? Li2 1 पॉजिटिव। तो एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो। तो ये जो ऑर्डर आपने बनाया है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो। तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे अगर, ये बनेगा सिग्मा 1s2, सिग्मा एस्ट्रिक 1s2, फिर सिग्मा 2s1 बचेगा खाली। ठीक है। तो ये जो ड्रॉ मैंने बनाया है ये वाला, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो। अब मुझे मैग्नेटिक बिहेवियर बताओ। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो एक ही तो बचेगा ना, फिर तुम्हें ऐसे दिखाई देगा ये खाली एक सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो फिर क्या बोलोगे इसे आप? पैरा मैग्नेटिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना। चलो बॉन्ड ऑर्डर निकालो। 1/2 बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्ड, नीचे वाले सब बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग और ये भी बॉन्डिंग, तो 3 हो गई बॉन्डिंग। और ऊपर साइड स्टार वालों में कितने हैं? 2 ही हैं। तो कितना आ गया? 1/2, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 0.5 आ गया। बोलो क्लियर हो गया? तो ये इस तरीके से हमें कॉन्फ़िगरेशन इनके निकालने हैं। लास्ट में ट्रिक आने वाली है, ठीक है, तो चिंता ना करें, पहले कॉन्सेप्ट समझें, फिर आप लोगों को चीज़ें इजी लगेंगी लास्ट में, क्योंकि इसके लिए तो कोई ट्रिक नहीं होगी, तुम्हें करने पड़ेंगे, बस स्पीड बना सकते हो तुम इसमें। बॉन्ड ऑर्डर वगैरह निकालने के लिए ट्रिक मिल जाएगी। अब आते हैं, अगर हमारे पास 1s2 2s2 p ऑर्बिटल भी आ जाए तो क्या करना है? सारा खेल p ऑर्बिटल का ही है। अब p ऑर्बिटल में 2 केस बनते हैं। p ऑर्बिटल होते कितने हैं हमारे पास? px, py और pz। और तुम लोग जानते हो कि एक तो बनाएगा सिग्मा बॉन्ड और बाकी 2 क्या बनाएंगे? पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो इस बार इनके अंदर भी 2 डिवीज़न है। ठीक है। तो मैं लेकर आता हूँ एक छोटा सा प्यारा सा p ऑर्बिटल, ऐसे ही दूसरा मॉलिक्यूल भी लेकर आता है p ऑर्बिटल। अब दोनों अपने अपने तीनों p ऑर्बिटल लेकर आते हैं। अब हम जानते हैं कि एक है px, एक है py और एक है pz। यहाँ भी वही है px, py और pz। जब ये दोनों ओवरलैपिंग करेंगे तो आप लोग जानते हैं pz तो ऐसा होता है, दूसरे का pz भी ऐसी आएगा, तो कैसी ओवरलैपिंग होगी? हेड टू हेड। तो एक बॉन्ड बनेगा सिग्मा, कौन सी ओवरलैपिंग से? बोलो बोलो, सही बोल रहे हो, pz ओवरलैपिंग से, तो इसको बोलेंगे सिग्मा pz। बाकी 2 बचे px और py, वो कैसे बॉन्ड बनाएंगे? वो बनाएंगे पाई, तो उनकी एनर्जी अलग होगी और सिग्मा की एनर्जी क्या होगी? अलग होगी, इसलिए ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। इसको क्या बोलोगे? पाई पी एक्स और पाई पी वाई। ठीक है। अब इनके जो फेवर नहीं करेंगे वो बनाओ, जो नीचे वाला है उसका सबसे ऊपर और जो ऊपर है उसका उसके ऊपर बनाओ, ऐसे। ठीक है। तो अब ये वाला जो हमारे पास है ये किसका उल्टा है? सिग्मा का उल्टा है, तो इसे बोलोगे सिग्मा एस्ट्रिक pz। ये किसके उल्टे हैं? पाई के उल्टे हैं, तो पाई एस्ट्रिक px और पाई एस्ट्रिक py, ये बन जाएगा। अब अगर तुमसे इसमें ऑर्डर लगाने के लिए कहूँ तो कैसे लगाओगे? आप बोलोगे सबसे पहले सर भरो आप सिग्मा pz, फिर उसके बाद ऊपर आओ, फिर आप आते हो पाई में। अब पाई में तो सर दोनों साथ ही लिखे हुए हैं, तो पाई px और पाई py में इक्वल का साइन लगाओगे,
कि इन दोनों की एनर्जी क्या है, सेम है। उसके बाद आता है पाई एस्ट्रिक पी एक्स और पाई एस्ट्रिक पी वाई की एनर्जी क्या है, सेम है। फिर लास्ट में आता है सिग्मा एस्ट्रिक पी जेड। तो ये ऑर्डर रहेगा, ये ऑर्डर पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज़ पूरी है, ठीक है। तो ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, ये डायग्राम वैलिड है सिर्फ किन के लिए, O2 F2 और Ne2 के लिए। अब चाहे वो O2 पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन अगर आएगा तो ये डायग्राम बनाओगे। इसके अलावा कोई आएगा तो क्या करना है तुम्हें, ये जो डब्बे बने हैं ये नीचे वाले, इनको उल्टा कर देना बस, और कुछ नहीं। मतलब क्या करोगे, पहले ये वाला आ जाएगा ऊपर और नीचे आएंगे ये दो, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। तो मैं ऑर्डर लिख लेता हूँ। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा फिर, पहले सिग्मा 2pz था, अब ये नीचे चले जाएंगे तो नीचे कौन आएंगे, अब पाई px पाई py, फिर उसके ऊपर आ जाएगा सिग्मा pz, बाकी सब सेम रहेगा, पाई एस्ट्रिक px फिर पाई एस्ट्रिक py और सिग्मा एस्ट्रिक pz। रीज़न तुम्हें नहीं जाना, रीज़न काफ़ी अलग है, बड़ा है मतलब, ठीक है, वो रहने दो तुम। तो ये कहानी है इसके ऑर्बिटल्स की। अब इसको यूज़ करना सीख लेते हैं। चलो एक एग्जांपल बनाता हूँ मैं। तो जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, चलो ऑक्सीजन के लिए एमओटी डायग्राम बनाते हैं। तो ऑक्सीजन होता है हमारे पास, 2 O होते हैं उसमें। तो एक O हो गया 1s2, 2s2, 2p कितना होता है 8 ना, तो 4 आ गए यहाँ पे। ऐसे ही दूसरा ऑक्सीजन है 1s2, 2s2, 2p4। अब होगा तो क्या, इसका 1s इसके 1s के साथ ओवरलैपिंग करेगा, इसका 2s इसके 2s के साथ ओवरलैपिंग करेगा, इसका 2p इसके 2p के साथ ओवरलैपिंग करेगा। लेकिन अभी मैंने लिथियम में दिखाया ना 1s2 2s2, तो इससे पहले वाले जो ओवरलैपिंग करेंगे, जितनी बॉन्डिंग करेंगे उतनी ही क्या कर देंगे, एंटी बॉन्डिंग। यानी कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे होंगे तो 2 माइनस भी हो जाएंगे। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर तुम P तक पहुंच गए हो तो P वाला डायग्राम बनाओ, S वाले मत बनाओ, उससे कुछ हासिल नहीं होगा तुम्हें, ठीक है। ऑर्डर तो हम लिख ही लेंगे, ऑर्डर में लिखा दूंगा। तो चलो P का ऑर्बिटल बनाते हैं हम। तो पहले वाले के कितने P लेकर आओगे, बस फिर ही ख़त्म हो जाएगा। तो ये P ऑर्बिटल इसका है, ये दूसरे वाले का P ऑर्बिटल है। क्या नाम है इन P ऑर्बिटल्स का, 2px, ये वाला है 2py और ये है आपका 2pz। ऐसे ही यहाँ पर है 2px, 2py और ये रहा आपका 2pz, राइट। ओवरलैपिंग कराते हैं। तो जब ओवरलैपिंग कराएंगे तो सबसे नीचे आएगा हमारा सिग्मा। किस किस की ओवरलैपिंग से बनेगा, pz और pz। तो क्या बोलोगे, सिग्मा 2pz। फिर उसके बाद 2 डब्बे आएंगे बीच में, तो 2 डब्बे यहाँ बना दोगे। इनका क्या नाम होगा, मैं इधर लिख देता हूँ बाहर। ये पाई बनेंगे, किससे बन रहे हैं, पाई 2px और पाई 2py। अब सिग्मा का उल्टा, ऊपर सिग्मा और इनका उल्टा इन्हीं के ऊपर। ऊपर वाला क्या होगा, सिग्मा एस्ट्रिक 2pz और ये वाले क्या होंगे आपके, पाई एस्ट्रिक 2px और पाई एस्ट्रिक 2pz, सॉरी y। तो बस थोड़ा सा काम रह गया, इलेक्ट्रॉन भरने हैं बस अब। तो पहले वाले P वाले डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो ये 4 मैंने भर दिए हैं। तो टोटल कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 और 4 मिला के। अब भरना शुरू करो नीचे से, पहले नीचे वाला भर दो पूरा, 1 2, फिर ये वाली लाइन भरो, 3 4 5 और ये 6। अब ऊपर आ जाओ, 7 और ये 8। ये बन गया आपका फाइनल। अब ऑर्डर बताओ मुझे, सबसे पहले क्या भरा है तुमने, सिग्मा 2pz, कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। फिर उससे ज़्यादा एनर्जी किसकी है, पाई 2px
उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इन दोनों की एनर्जी सेम है, पाई 2p/y, इन दोनों की एनर्जी भी क्या है, सेम है, ठीक है। उसके बाद एनर्जी बढ़ गई है, फिर आ गया तुम्हारे पास पाई स्टार 2px, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन, और विथ सेम एनर्जी पाई स्टार 2py विथ 1 इलेक्ट्रॉन। ये ऑर्डर हो गया। अब निकालो बॉन्ड ऑर्डर। तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग, नीचे वाले क्या होंगे आपके बॉन्डिंग, और ऊपर वाले क्या होंगे आपके एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, ऊपर एंटी बॉन्डिंग में कितने आ रहे हैं, 2, तो 6 - 2 तो 2 आ गया। और तुम लोग जानते भी हो ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर तो 2 होता है। अब फिर तुम कहोगे सर मोए मोए हो गया कि ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर तो हम ऐसे ही बता देते कि उसके बीच में डबल बॉन्ड होता है। तो इसका मतलब पेपर में तुमसे O2 का बॉन्ड ऑर्डर नहीं पूछेगा, तुमसे पूछेगा O2 1 पॉजिटिव का। अब बताओ कैसे बताओगे, O2 1 नेगेटिव का, O2 2 नेगेटिव का। तो पहले हम O2 से सीख रहे हैं, फिर चेंज कर लेंगे इसमें। तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2। अब एक और बहुत अच्छी बात तुम्हें पता चलेगी, इसको याद करके जाना पेपर के लिए, कि ऑक्सीजन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये कैसी गैस होती है, पैरामैग्नेटिक। तो MOT ने ही इसे सबसे पहली बार समझाया था कि ऑक्सीजन जो है वो एक कैसी गैस है, पैरामैग्नेटिक। क्योंकि कैसे इलेक्ट्रॉन है इसमें कैसे इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो पेपर में अगर आपसे पूछे कि कैसा नेचर होता है इसका, तो आंसर हो जाएगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। या आपको बोले कि इट इज़ अ पैरामैग्नेटिक गैस बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इज प्रेजेंट। कहाँ प्रेजेंट है, देखो कौन से वाले ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, पाई स्ट्रिक, यानी कि एंटी बॉन्डिंग में। तो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, पाई एस्ट्रिक 2px और पाई स्ट्रिक 2py में। तो बॉन्ड ऑर्डर बदल गया, मैग्नेटिक बिहेवियर बदल गया, बॉन्डिंग ज़्यादा है ऑब्वियसली एंटी बॉन्डिंग से। नीचे 6 दिख रहे हैं, ऊपर 2 ही दिख रहे हैं, तो स्टेबल भी है। अब इस ऑर्डर को देखो, अभी मैंने यहाँ पे P बनाया है। अब तुम्हें पता है P से पहले तो S भी कंबाइंड हुए होंगे, 1s कंबाइंड हुआ होगा, 2s हुआ होगा। तो तुम्हें अभी देखा है कि 1s जब कंबाइंड होता है तो एक बनेगा सिग्मा 1s2, एक उसका उल्टा बन जाएगा सिग्मा एस्ट्रिक 1s2। फिर 2s भी है तो एक बनाओ सिग्मा 2s2, उसमें भी 2 भर दो इलेक्ट्रॉन, फिर एक उसका उल्टा भी बन जाएगा। तो अगर तुम P तक पहुंच गए हो तो ये तो सब में कॉमन रहेगा ना ये वाला। तो ऑर्डर कहाँ से चेंज होता है, बस नीचे से चेंज होता है। जैसे मैंने कहा था नीचे का रिवर्स करना है। तो ये आपके पास सवाल हो गया पहला, कि अगर आपको ड्रॉ पहचानना हो तो ये याद कर लेना ऑर्डर। O2 F2 Ne2 के लिए ऑर्डर ऐसा रहता है, ठीक है। और ड्रॉ से तुम्हें याद हो जाए चीज़ें तो धीरे धीरे अच्छी बात है। तो हम इस तरीके से इससे चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर यहीं पे इसी में बना रहा हूँ मैं, ध्यान देना इसी में बना रहे हैं। अब अगर हम बात करें, अगर हम कहते हैं यहाँ पे कि हमारे पास जो एग्जाम्पल है O2 ना होकर क्या होता अगर O2 1 पॉजिटिव हो, तो क्या करोगे, यहाँ से, यहाँ देखो, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दोगे, कम कर दोगे। तो बॉन्डिंग से जा रहा है इलेक्ट्रॉन या एंटी बॉन्डिंग से, तो इलेक्ट्रॉन जा रहा है एंटी बॉन्डिंग से। तो यहाँ आओ, यहाँ पे देखो, अब 2 की जगह एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो 6 - 1 कितना आ गया, 5/2। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2.5। निकाल के दिखाऊँ लास्ट में। चलो इस वाले को थोड़ा सा मैं रब कर देता हूँ। चलो, तो पेपर में सवाल किसके लिए हमारे पास, O2 पॉजिटिव के लिए। तो तुम्हें क्या करना है फिर, अब 1/2, नीचे तो 6 इलेक्ट्रॉन है, ऊपर से तो एक कम हो गया, तो आ गया 5/2। तो 5/2 का मतलब कितना हुआ, 2.5। ये है कहानी, समझ गए ऑर्डर। तो इस तरीके से आपने ऑर्डर को चेंज करना है। अगर आपके पेपर में O2 F2 Ne2 के अलावा आ जाता है, जैसे N2 आ जाता है, तो N2 के लिए क्या करोगे, इस ऑर्डर को रिवर्स कर दोगे, और कुछ नहीं करना है, इसको रिवर्स करना है, ठीक है। सिग्मा 2pz ऊपर बनाओगे और ये नीचे बनेगा, और कुछ भी चेंज नहीं होगा। चलो मैं ट्रिक पे आ जाता हूँ। तो फाइनली अब हम ट्रिक बनाने वाले हैं इसकी। ओके, तो हमारी ट्रिक है अब, जिससे सवाल बिल्कुल हलवा हो जाएंगे तुम्हारे। फिर तुम्हारी मर्जी है, तुम MOT को चाहे तो, अगर तुम्हें बहुत मुश्किल लग रही होगी तो थोड़ा सा उससे दूर रहना, पहले ट्रिक को सीखना, इससे क्वेश्चंस करना, उससे जो एक क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी है उसको थोड़ा रोक सकते हो आप, है ना। क्योंकि इस चैप्टर में बहुत चीज़ें हैं, हाइब्रिडाइजेशन, जब तक चीज़ें पूरी ना आए आपको, और चीज़ें जो ज़्यादा मैंने इंपॉर्टेंट कही है,
तो उसके बाद आप ये ट्रिक सीधे सीधे फॉलो कर सकते हैं। करना क्या है, इसमें हम कुछ नंबर्स लिखेंगे। ये है 14, 15, 16, 17, 18, फिर ये है हमारा 13, 12, 11 और ये 10। ये जो नंबर्स मैंने लिखे हैं ये हैं टोटल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, और नीचे में लिखने वाला हूँ इनके बॉन्ड ऑर्डर। अगर किसी के टोटल इलेक्ट्रॉन 14 आते हैं, यहाँ से याद करना है, हाँ, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 3। एग्जाम्पल दिखाऊं, देखो N2, एक N का एटॉमिक नंबर 7, 2 का कितना हो जाएगा टोटल 14 हो जाएगा, है ना। तो जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो नाइट्रोजन में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने 14 है। और तुम लोग जानते भी हो कि सर N और N का बॉन्ड ऑर्डर, तो N और N में तो ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो हमें याद ही है। अब क्या करो, यहाँ से कम करते चले जाओ, 0.5 कम करो तो ये आ जाएगा 2.5, 0.5 और कम करो तो ये 2 आ जाएगा, 0.5 और कम करो तो ये 1.5 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। कुछ केसेस में लास्ट वाला 0 भी होता है, तो कोई दिक्कत नहीं, पता चल जाता है। ऐसे ही यहाँ भी करो, 3 से करो कम करो 2.5, यहाँ कम करो 2, यहाँ कम करो 1.5, यहाँ कम करो 1, ठीक है। अब चलो ऊपर वाले को अब लगा के हम एग्जाम्पल चेक करेंगे। अब जैसे अभी हम लोग इतना बड़ा ड्रॉ बना रहे थे ना, अब बिना उसको बनाए O2 पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर बताओ। एक O का एटॉमिक नंबर 8, दूसरे O का भी 8, कितना हो गया 16, प्लस का मतलब क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं टोटल 15, तो 15 कहाँ आ रहा है देखो, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा फिर 2.5। कितना इजी हो गया देखो। मुझे बताओ NO पॉजिटिव का, NO का तो तुम MOT डायग्राम भी नहीं बना पाओगे, फिर भी तुम बॉन्ड ऑर्डर बता दोगे। N का बताओ, N का हो गया 7, लास्ट इलेक्ट्रॉन नहीं लेने हैं, हाँ टोटल लेने हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 16, प्लस का मतलब एक कम, कितना आ गया 14 आ गया। 14 किसका होता है 3 होता है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 3। CO का बताओ मुझे, कार्बोनिल बोलते हैं इसे। कार्बन का कितना हो गया 6, और ये 8, 8 6 14, तो कितना आ गया बॉन्ड ऑर्डर 3 आ गया। कितना इजी हो गया यार, बोलो हो गया ना इजी। इजी हो गया है सर, इजी से हम नहा लें या धो लें कपड़े। तो एक एग्जांपल और लो, तुम लोग बनाओ N2 पॉजिटिव का, बोलो क्या होगा। तो N2 14 होता है, एक कम हो गया 13 हो गया, तो कितना आ गया 2.5। चलो लास्ट बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। O2 1 पॉजिटिव, O2 1 नेगेटिव और O2 2 नेगेटिव, इनका बताओ। O2 कितना हो रहा है 16, O2 1 पॉजिटिव कितना हो रहा है 15, O2 2 नेगेटिव, O2 1 नेगेटिव 16 होता है O2, एक और बढ़ गया कितना हो गया 17, O2 16 होता है, 2 बढ़ के कितना हो गया 18 हो गया, ठीक है। तो अब इस वाले को बताओ। क्या होगा इसमें 16 वाले में कितना होगा देखो, O और O के बीच में तो वैसे भी जानते हो डबल बॉन्ड है, ठीक है 2 होता है। 15 वाला देखो ऊपर 2.5, और O2 1 नेगेटिव होगा तो कितना हो रहा है 17, यानी कि 1.5। अगर 18 आ गया तो बॉन्ड कितना हो जाएगा 1। क्लियर हुआ। अब इनका नाम भी देख लो। हाँ, ये O2 1 नेगेटिव है, इसे बोलते हैं सुपर ऑक्साइड, ठीक है। पेपर में नाम दे सकते हैं ना, सुपर ऑक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर बताओ, तो O2 1 नेगेटिव का पूछ रहा है। और नीचे वाले को बोलते हैं पर ऑक्साइड, O2 2 नेगेटिव, मतलब एक O पे कितना चार्ज -1। इनको तो कुछ नहीं कहते हैं, खैर। तो ये है आपका MOT से जो चीज़ें हमें बनानी है। तो एक आपने ट्रिक ध्यान रखनी है, और लास्ट में क्या ध्यान रखना है, लास्ट में आपको ऑर्डर, क्या ऑर्डर बताया था मैंने, O2 F2 और Ne2 के लिए क्या डायग्राम है, सिग्मा 1s, ये तो सब में कॉमन रहता है, फिर सिग्मा स्टार 1s आ जाता है, फिर सिग्मा 2s आ जाता है, फिर उसके बाद सिग्मा स्टार 2s आ जाता है। तो यहाँ तक तो सबके लिए कॉमन है। फिर P आना शुरू है,
सबसे नीचे क्या बना था आपका, सिग्मा 2p z बना था। फिर उसके बाद क्या बने थे, पाई 2p x, सेम एनर्जी, पाई 2p y, उसके ऊपर आया था पाई एस्ट्रिक 2p x, और फिर पाई एस्ट्रिक 2p y, और फिर सिग्मा एस्ट्रिक 2p z। O2 F2 Ne2 को छोड़कर इतना तो सेम रहेगा, यहाँ से बदलेगा। यहाँ से क्या बदल जाएगा कि पाई 2px पहले आ जाएगा, पाई 2px पाई 2py पहले आएंगे, सिग्मा 2pz बाद में हो जाएगा, बाकी फिर सब सेम है। ठीक, और लास्ट में आपने ट्रिक देख ली है, सुपर ऑक्साइड पर ऑक्साइड के नाम देख लिए हैं। तो इस चैप्टर में हमने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। इस चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट बताऊं तो सबसे पहले, इस पूरे चैप्टर में सबसे पहले तुम्हें आना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन निकालना, उसकी ज्योमेट्री बनाना, उसी से बॉन्ड एंगल पता चल रहे हैं, बॉन्ड पेयर लोन पेयर पता चल रहे हैं वो, और दूसरे नंबर पे आता है MOT, फिर आती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर बाकी चीज़ें आप अपने अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो आज हमारा ये लेक्चर भी कंप्लीट हो गया है। तो अब नेक्स्ट वीडियो जो आपको मिल रहा होगा उसमें हम लोग इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसमें तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे हमें, तो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें।